हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफिशियल में हम लोग पेज नंबर 13 को पढ़ने वाले हैं और इसमें जानेंगे हिंद यूनानी के बारे में। इसमें जानेंगे किसके बारे में? हिंद यूनानी के बारे में। हिंद यूनानी भारत के पहले हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत के सबसे पहले भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों के भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था। पर्दा किसका देन था? तो यूनानियों का देन था। पर्दा किसका देन था? यूनानियों का देन था। यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध हुआ। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मोह था। प्रथम शक राजा मोह था। प्रथम शक राजा कौन था? तो मोह था। प्रथम शक राजा कौन था? तो मोह था। प्रथम शक राजा कौन था? तो मोह था। प्रथम शक राजा कौन था? मोह था। प्रथम शक राजा कौन था? मोह था। प्रथम शक राजा बोले तो मोह था। प्रथम शक राजा बोले तो मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। शक किस लिए भारत आए? तो चारागाह की खोज में भारत आए। चारागाह की खोज में भारत आए। किसके खोज में भारत आए? तो चारागाह की खोज में। किसके खोज में? चारागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में, कब? 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी के समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाले शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। लगभग 4 शताब्दी तक गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन ने
रुद्रदामन ने अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन किसका प्रेमी था? तो संस्कृत का प्रेमी था। रुद्रदामन बोले तो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचते थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे पहले प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडी फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। कुषाण। पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखड़ी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग लाया जाता है। भारत सरकार द्वारा जो कैलेंडर प्रयोग लाया जाता है वो कैसा है? तो शक संवत पर आधारित है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवल कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। वसुमित्र को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। बौद्धों का रामायण कौन है? हुआ तो बुद्ध चरित्र। वसुमित्र, पार्श्व, नागा अर्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन बोले तो नागा अर्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिका सूत्र। इस पुस्तक में नागा अर्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कनिष्क की मृत्यु बोले तो 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था।
देव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था सर? तो चीन में हुआ था। चीन में हुआ था। चीन में हुआ था। चीन में हुआ था। गुप्त साम्राज्य। अब किसके बारे में जानेंगे? गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में। तीसरी शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य का उदय बोले तो तीसरी शताब्दी के अंत में। तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाधिराज की उपाधि धारण की। इसने महाधिराज की उपाधि धारण की। महाधिराज की उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ये कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। गुप्त संवत की शुरुआत बोले तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 333 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त बोले तो विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। बोले तो संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसके वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त II हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त II ने चांदी के सिक्के चलाए। 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 चंद्रगुप्त II का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त 415 से 54 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त। किसने की? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में
हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक बोले तो विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। जिसके शासक को क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी बोले तो क्या कहलाता था? दंडपाशिक। दंडपाशिक। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया बोले तो ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक कहलाता था। एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई पेट कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को बोलते थे पेट। क्या बोलते थे? पेट बोलते थे। गुप्त शासक को कुमार गुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपत्र के में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, चारागाह पशुओं को चारा योग्य भूमि, सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। जोतने योग्य नहीं होती थी। अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश। भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश। भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़। दशावतार मंदिर देवगढ़। दशावतार मंदिर देवगढ़। दशावतार मंदिर देवगढ़। शिव मंदिर खोह। शिव मंदिर खोह। भीतर गांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। ईंटों द्वारा निर्मित। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं का अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन उष्णम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। पहली बार बोले तो किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। इसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था।
वृद्ध वैश्या को कुटनी कहा जाता था। वृद्ध वैश्या को कुटनी कहा जाता था। वृद्ध वैश्या को कुटनी कहा जाता था। वृद्ध वैश्या को कुटनी कहा जाता था। कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्हें इसे धार बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त का काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला थार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त II के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। कालिदास जो थे वो किसके शासन काल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य बोले तो धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक पंचतंत्र थे। कौन थे? तो पंचतंत्र थे, जिसको संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान कितना है? तो दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश, अपरिच्छाकारित्व। मित्र से क्या हो गया? भेद हो गया। किस लिए हुआ? तो लाभ के कारण मित्र से भेद हो गया। भेद के बाद संधि हुआ, संधि विग्रह हुआ। उसके बाद संधि विग्रह लब्ध प्रनाश के कारण हुआ, प्रनाश के कारण हुआ। फिर परीक्षा देना पड़ा, अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वाराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल अभिज्ञान शाकुंतलम
राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। भगवत गीता सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौर प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान थी। ठीक है। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। आज हम लोग पेज 14 तक कंप्लीट कर लिए हैं। शेष हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। ठीक है।